हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं परमाणु एवं संरचना, यानी परमाणु की जो संरचना है उस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो आज हम उनको क्लियर करने वाले हैं। तो देखिए शाबाश, पहला हमारा क्वेश्चन है कि केनाल किरणें किन्हें कहते हैं। केनाल किरणें याद कीजिए, मैंने आपको बताया था। केनाल किरणें वो किरणें थी जो हीलियम आयन से मिलकर बनी होती थी, जिनको हम अल्फा कण बोलते थे। और इनकी खोज ई गोल्डस्टीन ने 1886 में की थी। तो हम क्या लिखेंगे कि केनाल किरणें धनावेशित विकिरण होती हैं, कि ये धनावेशित होती हैं। ये किरणें हीलियम 2 पॉजिटिव आयन, हीलियम के ऊपर धनात्मक आयन जो है वो 2 होगा, आयन से बनी होती हैं। वह इनकी खोज 1886 ईस्वी में ई गोल्डस्टीन ने की थी। ठीक है, तो ये अल्फा कण होते हैं। अल्फा कण यानी हीलियम के आयनों से मिलकर बनी होती है, और इनकी खोज ई गोल्डस्टीन ने 1886 में की थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन हो तो इसमें कोई आवेश होगा? हम लिख सकते हैं कोई आवेश नहीं होगा। कोई आवेश नहीं होगा, बस इतना लिखा है। आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। आप लिखेंगे कि किसी भी परमाणु में अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर हो तो हमें पता है, देखिए हम लिखेंगे किसी भी परमाणु के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश जितना होता है उतना ही आवेश एक प्रोटॉन के ऊपर होता है। और यदि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर है तो वो परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन कहलाता है, यानी उसके ऊपर कोई नेट आवेश विद्यमान नहीं होता। तो हम लिख देंगे कि किसी भी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के ऊपर परिणाम में बराबर आवेश है, इसीलिए इसके ऊपर कोई नेट आवेश नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परमाणु उदासीन है, इस तथ्य को थॉमसन मॉडल के आधार पर सिद्ध कीजिए, स्पष्ट कीजिए कि थॉमसन ने ऐसी कौन सी बात बताई थी जिसके आधार पर आप बता सकते हो कि जो है परमाणु वो वैद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। देखिए, थॉमसन ने ये बताया था कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या व प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। या मतलब कि क्या होगा कि किसी भी परमाणु के अंदर ऋणात्मक आवेश और धनात्मक आवेश परिणाम में बराबर होते हैं। इसी कारण से जो है पूरा परमाणु उदासीन होता है, वैद्युतीय रूप से उदासीन होता है। तो हम लिखेंगे थॉमसन मॉडल के अनुसार क्या बताया गया, किसी भी परमाणु में ऋणात्मक आवेश व धनात्मक आवेश परिणाम में समान होते हैं, यानी बराबर होते हैं। इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से जो है उदासीन होते हैं। क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। ठीक है, तो ये उदासीन रूप से क्या वैद्युतीय रूप से क्या होंगे? उदासीन होंगे। आगे बढ़ते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में कौन सा अपरमाणु कण है? कि कौन सा छोटा कण पाया गया था रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार? वो था
परमाणु, परमाणु के अंदर था प्रोटॉन। मैं एक ही वर्ड में लिख रहा हूं, आप इसको एक्सप्लेन करके लिखना है, ठीक है। कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन उपस्थित होता है जो धनावेशित होता है, जिस पर नेट आवेश जो है वो धनात्मक होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए। देखिए 3 कक्षाओं वाला बोर का परमाणु मॉडल किस तत्व से शुरू होता है, पहले ये देखते हैं। तो वो शुरू होता है सोडियम से। जैसे सोडियम है, सोडियम की परमाणु संख्या 11, तो ये आपका सोडियम का नाभिक हो गया जिसमें प्लस का आवेश है। इसके बाहर हो गया ये हमारा पहला कक्ष, ये हमारा हो गया दूसरा कक्ष, और ये हमारा हो गया तीसरा कक्ष। हमें सिर्फ यही बताया गया है, हमें क्या करना है, हमें 3 कक्षाओं वाले एक परमाणु के मॉडल का चित्र बनाना है जो बोर ने बताया था। क्योंकि बोर ने ही बताया था ना कि किस प्रकार से परमाणुओं को भरना है और किस प्रकार से जो है वो होंगे। तो ये 3 कक्ष हो गए हमारे, ये के हो गया, ये एल हो गया, ये एम हो गया, ठीक है। तो पहले वाले में कितने भरे जाते हैं हमें याद है, 2 भरे जाएंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और 1 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ पर। दूसरे वाले में देखिए क्यों, क्योंकि के एल एम ये 3 हो गए, 11 इलेक्ट्रॉन है, 2 पहले वाले में, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 1। यदि मैं सोडियम से एक पीछे वाला लेता नियोन, तो उसकी परमाणु संख्या होती 10, और 2 और 8 यानी यहाँ तक आकर वो खत्म हो जाता। 3 उसमें 3 कक्षाओं वाला वो नहीं होता, और वो पहला कौन है, सोडियम, इसलिए सोडियम को लिया गया है। तो पहले वाले में 2 भरे गए, दूसरे वाले में भरे गए 8, 1 2, इन नेम को मैं हटा देता हूँ यहाँ से एक बार। 3 4 5 6 7 और 8, और फिर अगर हम करें लास्ट वाले में 1 भरें तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 1। तो ये हमारा हो गया सोडियम का एक परमाणु, ये हमारा सोडियम का परमाणु हो गया, और जो किसका है, 3 कक्षाओं वाला एक बोर का परमाणु मॉडल दर्शाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग सोने के अतिरिक्त दूसरी धातु की पन्नी से संभव होगा? हम लिखेंगे नहीं, ऐसा नहीं होगा, नहीं। क्योंकि उसने कहा कि क्या पन्नी जो बनाई गई थी वो क्या सोने के अलावा किसी और चीज की बनाई जा सकती थी? नहीं, क्योंकि सोने की जो है, सोने की पतली पन्नी बनाई जा सकती है जो 1000 परमाणुओं जितनी मोटाई की होती थी लगभग, और बाकी जो जितने भी हमारी धातुएं हैं उनसे अगर हम कोई पन्नी बनाने की कोशिश करें तो वो 1000 परमाणुओं जितनी मोटाई की नहीं बन सकती, बहुत ज़्यादा मुश्किल है उसको बनाना। हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि 1000 परमाणुओं 1000 परमाणुओं जितनी मोटाई की पन्नी को किसी अन्य तत्व से बनाना संभव नहीं है। क्योंकि जितनी वो बन सकती है, जितनी पतली, उतनी पतली कोई भी नहीं बन सकती। ये संभव नहीं है। संभव नहीं है का मतलब ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही हम प्रेडिक्ट कर दें कि होगा ही नहीं, क्या पता फ्यूचर में हो भी जाए, लेकिन हम यहाँ तक जब देखते हैं तो ये लगभग ना के बराबर है, क्योंकि 1000 परमाणु जितनी मोटाई की पन्नी सिर्फ सोने से बनाई जा सकती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं परमाणु के 3 अपरमाणु कणों के नाम लिखिए। सबसे आसान क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। पहला हमारा अपरमाणु कण हो गया इलेक्ट्रॉन, मतलब जो परमाणु के अंदर पाया जाए, इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। दूसरा हमारा हो गया प्रोटॉन, जिस पर धनावेश होता है, और तीसरा हमारा हो गया न्यूट्रॉन। और आपको पता ही है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो नाभिक में पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। बस अपरमाणु कण को पूछा गया था तो अपरमाणु कण 3 ही होंगे। आगे बढ़ेंगे। हीलियम परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 4U है और उसके नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं, तो कितने न्यूट्रॉन होंगे? देखिए हमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है। हमें क्या पता है
परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान किसके बराबर होता है? प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या जमा न्यूट्रॉन की संख्या, साथ में क्या होती है? न्यूट्रॉन की संख्या। तो हमें निकालनी क्या है? न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है। तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी? न्यूट्रॉन की संख्या अगर हम देखें तो प्रोटॉन की संख्या को घटा देंगे परमाणु की संख्या में से, सॉरी परमाणु द्रव्यमान में से। परमाणु का द्रव्यमान माइनस प्रोटॉन की संख्या, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या इस तरफ आके माइनस का प्लस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का, और प्लस का हो जाएगा तो मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या परमाणु द्रव्यमान बनाते हैं, तो न्यूट्रॉन क्या हो जाएंगे? परमाणु द्रव्यमान में से न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या को माइनस कर देंगे। तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या बचेगी? देखना, न्यूट्रॉन की संख्या, परमाणु का द्रव्यमान। अब हीलियम का पूछा गया तो हीलियम का परमाणु द्रव्यमान आपको दे रखा है 4 माइनस प्रोटॉन। प्रोटॉन मैंने आपको बताया था प्रोटॉन होता है जितना उसका जो है परमाणु संख्या होती है, परमाणु संख्या के बराबर प्रोटॉन होता है। तो परमाणु संख्या इसकी कितनी है? 2 है, तो 2 माइनस कर देंगे, कितना रह जाएगा? 2। यानी न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है आपकी? 2 है। कितनी है? 2 है। ठीक है। देखिए शाबाश। उसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो क्या दे रखा है शाबाश आपको, कि कार्बन और सोडियम के परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए। हमें क्या लिखना है? कार्बन और सोडियम के परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखना है। तो वो कैसे लिखेंगे शाबाश, वो देखिए। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन वितरण हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे? कार्बन, कार्बन की परमाणु संख्या 6, तो इसके इलेक्ट्रॉन वितरण का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कैसे? के एल एम। अब कार्बन में तो 6 ही हैं, तो इसमें सिर्फ आएंगे 2 ही कक्ष, 2 ही कक्षाओं में जो है इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो पहले वाले में भरे जाएंगे 2, दूसरे वाले में 4। ये तो हो गया कार्बन के लिए। अगर बात करेंगे उसके बाद सोडियम की, Na की, जिसकी परमाणु संख्या 11, तो पहले वाले में ये हो गया K, ये हो गया L और ये हो गया M। पहले वाले में भरे जाएंगे 2, दूसरे वाले में भरे जाएंगे 8 और तीसरे वाले में भरे जाएंगे 1। तो इस प्रकार से जो है हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलेंगे। उसके बाद देखिए शाबाश, ओके आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन बनता है, अगर किसी परमाणु का K और L कोष भरा है तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? देखिए हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। K भी भरा है और L भी, तो हमें पता है अगर K भरा है और L भरा है तो K में कितने होते हैं? 2। L में कितने होते हैं? टोटल 8। तो परमाणु संख्या टोटल कितनी हुई? दोनों को जोड़ देंगे 10। तो मतलब कि सॉरी, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हुई? 10। तो यानी उस K और L भरने के बाद उस परमाणु के अंदर क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होगी। क्या हो जाएगी? 10। सिर्फ हमें इतना बताना है कि किसी भी परमाणु में जो K और L अगर कोष भरे हैं तो K में भरे जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, L में भरे जाते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, और कुल परमाणु की संख्या हो जाएगी 10। आगे बढ़ते हैं। क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम की परमाणु संख्या से आप इनकी संयोजकता कैसे प्राप्त करेंगे? देखिए संयोजकता ज्ञात करनी है। मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी परमाणु या तो अपने इलेक्ट्रॉन को गवाकर यानी कि निकालकर उस परमाणु से अपने
अष्टक को पूरा करना चाहता है, या फिर क्या करता है, किसी से लेकर अपने अष्टक को पूरा कर लेता है। और जितने इलेक्ट्रॉन को वो निकालता है या लेता है, वही उसकी क्या बताते हैं, संयोजकता बताते हैं। तो देखिए, हमें बताना है सबसे पहले क्लोरीन, जिसकी परमाणु संख्या होती है 17। तो हमें पता, पहले वाले में भरे जाएंगे के, एल और एम। पहले वाले में भरे जाएंगे 2, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 7। तो इसको अपना इस अष्टक को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक की। हम लिखेंगे क्लोरीन का की संयोजकता 1 होगी। क्यों होगी, क्योंकि क्लोरीन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। दूसरा हम देखते हैं सल्फर के बारे में। सल्फर, अब सल्फर को देखिए, सल्फर के बारे में देखेंगे। सल्फर का परमाणु संख्या होती है 16। कितनी होती है, 16। अब 16 है तो पहले वाले, यानी कि ये हो गया के, ये हो गया एल और ये हो गया एम। तो पहले वाले में भरे जाएंगे 2, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 6। तो इसको अपना अष्टक, ये क्योंकि ये तो पूरे हैं अष्टक, इसका अष्टक पूरा है और यहाँ पर 2 पूरे भरे पड़े हैं। यहाँ पर कितने की कमी है अष्टक पूरा करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये किसी से आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो क्या होगी इसकी संयोजकता, सल्फर की संयोजकता, सल्फर की संयोजकता 2 होगी। कितनी होगी, 2, क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम, जिसको हम लिखते हैं Mg से, और परमाणु संख्या होती है 12। अब मैग्नीशियम की देखते हैं। तो मैग्नीशियम की देखेंगे तो पहले वाले में यानी के, एल, एम, पहले वाले में भरे जाएंगे 2, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 2। 2 और 8 10, 10 और 2 12 हो गए पूरे। लेकिन इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 6 की कमी है। तो इसकी ज़रूरी नहीं है संयोजकता 6 हो, क्योंकि ये भी देखा जाएगा कि वो इलेक्ट्रॉन लेता है या इलेक्ट्रॉन देता है। इसके लिए 4 6 और इलेक्ट्रॉन को लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन गवा देगा और इस अष्टक को अपना पूरा रखेगा। हुआ तो इसका लास्ट वाला अष्टक पूरा ना, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को गवा देता है। तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 2। तो इसकी संयोजकता भी कितनी होगी, 2 होगी। तो हम लिखेंगे मैग्नीशियम की संयोजकता, मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होगी। तो ये हो जाएगी इनकी संयोजकता के बारे में। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 और प्रोटॉन की संख्या भी 8 है, तब परमाणु की परमाणु संख्या क्या है। देखिए, हमें सबसे पहले बताना है ए पार्ट। परमाणु संख्या हम बताएंगे, परमाणु संख्या निकालनी है उस परमाणु की। ये बराबर होती है प्रोटॉन की संख्या के। किसके बराबर होती है, प्रोटॉन की संख्या। कि किसी भी परमाणु में जितने प्रोटॉन होंगे उतनी क्या होगी उसकी परमाणु, उसकी परमाणु संख्या कहलाएगी। तो प्रोटॉन कितने हैं इसमें दिए गए हैं, हमें प्रोटॉन की संख्या है 8। तो हम लिखेंगे परमाणु की संख्या, ये सॉरी परमाणु संख्या, डायरेक्ट लिखेंगे हम, परमाणु संख्या किसके बराबर हो जाएगा, 8। और कारण हमें क्या लिखेंगे कि प्रोटॉन, जो परमाणु की संख्या है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, इसलिए जितने प्रोटॉन उतनी ही उसकी परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या भी कितनी हो जाएगी, 8। बी पार्ट में हमें बताना है कि परमाणु का क्या आवेश होगा, आवेश बताना है कितना होगा। अब हमें दिया गया इलेक्ट्रॉन की संख्या है 8, प्रोटॉन की संख्या भी 8। तो जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, तो आवेश कितना होगा, 0, यानी नेट आवेश कितना होगा, 0 होगा। हम लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या व प्रोटॉन की संख्या 8 है, इसलिए नेट आवेश, अगर हम देखें नेट आवेश तो कितना होता है,
कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या ये देख लेते हैं, किस में ज़्यादा किस में कम, उसको घटा देंगे। अब इलेक्ट्रॉन की भी 8 है, प्रोटॉन की भी 8 है, तो कितना आ जाएगा 0, मतलब उसमें नेट आवेश कितना है 0 है। कितना है 0 है। ये +8 किसकी वजह से है, प्रोटोनों की वजह से, -8 किसकी वजह से है, इलेक्ट्रॉन की वजह से, और दोनों को ही जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा हमारा 0। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा आता है, दूसरा प्रश्न हमारा है कि सारणी 4.1 की सहायता से ऑक्सीजन और सल्फर परमाणु की द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 4.1 सारणी को आप देख लीजिएगा, उसमें हमें ये बताना है कि ऑक्सीजन और सल्फर परमाणु की द्रव्यमान संख्या क्या है। तो सबसे पहले निकालते हैं ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या, कि ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या कितनी है। ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या अगर निकालें तो द्रव्यमान संख्या बराबर होती है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। क्या होती है, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या। क्योंकि हम देखते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों नाभिक में होते हैं और कुल द्रव्यमान किसी परमाणु का नाभिक में ही होता है, क्योंकि जो बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं उनका ना के बराबर होता है, नगण्य होता है। तो हम निकालेंगे ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के पहले प्रोटॉन देखते हैं, हम ऐसे लिखेंगे ऑक्सीजन के प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या। और मैंने बताया था जितनी परमाणु संख्या उसके बराबर ही प्रोटॉन होते हैं, तो उसके बराबर ही है, तो परमाणु संख्या ऑक्सीजन की होती है 8, तो प्रोटॉन कितने हो गए 8। और ऑक्सीजन के न्यूट्रॉन की संख्या अगर आप सारणी से देखें तो वो कितनी है 8। तो द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगी, द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यानी कि 16U, तो इतनी उसकी क्या हो जाएगी द्रव्यमान संख्या, किसकी हो जाएगी, ऑक्सीजन की। फिर हम बात करते हैं सल्फर परमाणु की। अब हम बात करेंगे सल्फर परमाणु की। देखिए शाबाश, सल्फर की अगर हम बात करें, सल्फर के प्रोटॉन की संख्या, सल्फर के प्रोटॉन की संख्या अगर देखें तो वो होती है 16। कितनी होती है 16। और उसी तरह अगर सल्फर के न्यूट्रॉन की संख्या, किसकी संख्या देखें, न्यूट्रॉन की संख्या अगर देखें तो वो भी होती है 16। तो द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगी, द्रव्यमान संख्या ये हमारी हो जाएगी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का जोड़, यानी 32U। कितना हो जाएगा 32U हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा 32U इसकी द्रव्यमान संख्या के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। चिन्ह H, D और T के लिए प्रत्येक में जाने वाले 3 अपरमाणु कणों को सारणीबद्ध कीजिए। देखिए H, D, T याद कीजिए क्या थे। H जो है वो होता था हमारा H, D और T। ठीक है, एच डी टी ये हमारे क्या होते थे, समस्थानिक होते थे हाइड्रोजन के। जो एक आपका होता है 1H1, दूसरा होता है 1H2, तीसरा होता है 1H3। तीन परमाणु, तीन जो है परमाणु लिए गए हैं अलग अलग एक ही तत्व के हाइड्रोजन के, जिनमें परमाणु संख्या सभी की बराबर लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है, भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। तो होगा क्या, ये हमारे 3 अपरमाणु थे, तो ये हमारा पहला हो जाएगा ये हमारा कहलाता है प्रोटियम, ये कहलाता है ड्यूटीरियम, और ये कहलाता है ट्राइटियम। तो ये 3 हमारे क्या थे,
HDT जिनको बोलते हैं, इसको H, इसको D से और इसको T से, D से ड्यूटेरियम, ये हमारा ट्राइटियम हो गया, और ये हमारा लिखा जाता है, सिंबल लिखा जाता है H से, ये होता है प्रोटियम, जो हम हमेशा H से ही लिखते हैं। ठीक है, ये आपके 3 अपरमाणु कण हो गए जो सारणीबद्ध हमने कर दिए हैं। उसके बाद अगला है समस्थानिक और संभारिक के किसी एक युग्म को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है हमें किसका, समस्थानिक का और समभारिक का। तो वो देखते हैं कैसे लिखेंगे। पहले हम बात करेंगे कि समस्थानिक की। समस्थानिक हमें बताना है, तो समस्थानिक क्या होते हैं, ऐसे तत्वों के परमाणु जिनके परमाणु संख्या तो सेम, मतलब ऐसा एक ही तत्व के ऐसे परमाणु होंगे जिनमें परमाणु संख्या तो आपकी सेम रहेगी, बराबर रहेगी, लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे मैंने आपको बताया, हाइड्रोजन का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं या किसी और का भी ले सकते हैं हम। जैसे हम लेंगे क्लोरीन का, क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है, और क्लोरीन हमें 2 तरह से मिलता है, एक तो 35 और एक क्लोरीन होता है 37। एक में परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या 37 है, एक में 35 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक अगर विन्यास लिखेंगे तो KLM, पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 7। इसका अगर लिखेंगे KLM, पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 7, तो ये हो गया आपका समस्थानिक कुछ परमाणुओं के एग्जाम्पल जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने लिख दिया। यहां पर हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, उसी तरह से अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन का, लिख सकते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है सभी में एक एक ही भरा जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यहां पर समभारिक की। अब समभारिक देखिए, यानी आपने एग्जाम्पल लेकर बताने हैं सिर्फ उनको। समभारिक क्या होते हैं वो भी आपको पता है। समस्थानिक और समभारिक में क्या फर्क था। समस्थानिक वो थे जो एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग थी। समभारिक होते हैं ऐसे अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या सेम लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या क्या होती है, बराबर होती है। कैसे, जैसे आर्गन की और कैल्शियम की। आर्गन की परमाणु संख्या 19, कैल्शियम की 20, लेकिन द्रव्यमान संख्या दोनों की क्या होती है, 40 होती है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि दोनों ही क्या हैं, समभारिक हैं। समभारिक, द्रव्यमान बराबर है इनका। तो इसमें हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं KLM, और यहाँ पर KLM और N। इसमें पहले वाले में आएंगे 2, दूसरे वाले में आएंगे 8, और तीसरे वाले में आएंगे 8, तो ये हो गए 18 और ये हो गया 1। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 2 और 8 10, 10 और 8 18 और 1 19, ये पूरे हो गए। इसमें अगर भरेंगे तो पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में भी 8 और चौथे वाले में कितने आएंगे, 2। तो ये होगी इनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, समभारिक के भी और समस्थानिक के भी। तो यहाँ पर जो है आपके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन जो हैं पूरे होते हैं। जो अभ्यास के प्रश्न है वो हम करेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।